नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। हम ये आपको आज बताना चाहते हैं इस क्लास में कि जिस प्रकार से रीट 2021 इसकी दिनांक लगातार आगे बढ़ती जा रही है, लगातार दिनांक के अंदर परिवर्तन होता जा रहा है। दिनांक के साथ साथ इसका जो पाठ्यक्रम है, इसका जो कोर्स है, उस कोर्स के अंदर भी क्या होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। कभी कोई चीज़ हट रही है तो कभी कोई चीज़ जुड़ रही है। ये रीड करने वालों में भी संशय बना हुआ है, भ्रम बना हुआ है कि क्या उनके कोर्स में जुड़ रहा है या क्या उनके कोर्स में हट रहा है, या रीट का एग्ज़ाम कब होगा, या इसके लिए क्या क्या शर्तें लागू की गई हैं। ये रीट के एग्ज़ाम के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि मैं बता दूं, जहां तक अभी संभावना है ये लगभग मई एंड तक लगेगी। रीट का एग्ज़ाम है वो मई एंड तक होगा। अब मई एंड तक तो होगा, लेकिन अब इसका पाठ्यक्रम में क्या चीज़ हटाया गया है या क्या चीज़ जोड़ा गया है, तो बता दूं मैं आपको कि इसके रीट के पाठ्यक्रम में जो 2021 का जो रीट का पाठ्यक्रम है, चाहे वो लेवल फर्स्ट का हो या लेवल सेकंड का, इसमें से कोई भी चीज़ हटाई नहीं गई है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ जोड़ी गई है। 2-4 टॉपिक हैं जो नए जोड़े गए हैं और टॉपिक इसमें से कोई भी नहीं हटाया गया है। हम ये मान लीजिए कि बहुत अधिक फ़ोन आने के बाद में, वैसे अपनी जो ग्रामर होती है 12th लेवल की ग्रामर अपन करवाते हैं, या मेरे जो चैनल के माध्यम से हम 12th लेवल की ग्रामर, जो संस्कृत की ग्रामर है 9th, 10th, 11th, 12th, ये ग्रामर हम करवाते हैं। लेकिन अत्यधिक फ़ोन आने के बाद, लोगों की मांग के बाद, हम पहली बार जो रीट का सिलेबस है ये भी अपने इस चैनल के माध्यम से, अपनी इन क्लासों के माध्यम से आप तक पहुँचाने में है। अब ये सोचिए कि रीट का सिलेबस इतना हार्ड नहीं होता है। जब 10th के सिलेबस के अंदर बच्चा बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लेके संस्कृत में आ सकता है, और आता है, और हर साल आता है हमारे, ऐसी बात नहीं है। तो जब 12th क्लास का बच्चा या 10th क्लास का बच्चा संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में, जहाँ पर ग्रामर बहुत बड़ी मात्रा में आती है, किताब वहाँ पर शून्य होती है, उस ग्रामर के अंदर अगर बच्चा मान लीजिए 100 में से 100 नंबर निकाल के लेके आता है, तो रीट उसके सामने एक बहुत छोटी सी चीज़ है। बता दूँ मैं आपको, इतने बड़े बड़े प्रश्न, इतनी संधियां वहां याद कर लेता बच्चा, इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं 3-3 पन्नों की वो संस्कृत व्याख्या बच्चा याद कर सकता है। तो रीट का जो सिलेबस है ये बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। तो मैं बता दूं पहले आपको कि जो रीट का सिलेबस है इसकी शर्तें क्या होगी, लेवल फर्स्ट की और लेवल सेकंड की, यह हम भाषा कौन सी चूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट के अंदर लेवल जो फर्स्ट होगा, भाई भाषा देखो, लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, हमें 2 भाषाओं का लेना आवश्यक होता है। 2 भाषाएं में लेना अनिवार्य भी होता है। हमें 2 भाषाएं लेनी होती है। अब लिटरेचर जो लेना, भाषा जो हमें लेनी है, उसके अंदर हिंदी भी होती है, संस्कृत भी होती है, अंग्रेजी भी होती है, उर्दू भी होती है, सिंधी भी होती है, बहुत अधिक भाषाएं होती हैं। उनमें से हमें 2 भाषाएं लेना अनिवार्य होता है, भाषा 1 और भाषा सेकंड। चाहे वो लेवल फर्स्ट का, लेवल सेकंड का एग्जाम क्यों ना हो। 1 से 5 का होता है वो लेवल फर्स्ट होता है, और जो 6 से 8 का होता है वो लेवल सेकंड होता है। 1 से 5 का जो लेवल फर्स्ट होता है उसकी योग्यता क्या होती है, उसकी योग्यता के लिया गया इसके अंदर बीए ले लिया गया है, बीएसटीसी ले लिया गया, बीएसटीसी ले लिया इसमें। तो बीएसटी के बाद जो छात्र हैं वो लेवल फर्स्ट का एग्जाम दे सकता है कक्षा 1 से 5 के लिए, और जो दूसरा बीएड है वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए लेवल सेकंड का एग्जाम दे सकता है। ये इसकी शर्तें हैं। उम्र इसमें कोई निश्चित नहीं, 21 साल का बच्चा होना चाहिए या 16 साल से ऊपर का होना चाहिए। इसमें आयु का कहीं कोई संदर्भ नहीं होता, भाई आयु इतनी होनी चाहिए। आयु का कोई लेवल नहीं है, योग्यता का लेवल है। एक तो बीएसटीसी, दूसरा है बीएड। अब गवर्नमेंट क्या निर्धारित करती है, कौन सा दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता है, ये भी कोर्ट के अंदर फैसला चल रहा है उनकी। हम अपनी पाठ्यक्रम की बात करते हैं, वो वहाँ की बात है, वहाँ पर छोड़िए, हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं। तो पाठ्यक्रम में बताना चाहता हूँ मैं कि जो रीट का जो कोर्स है, लेवल फर्स्ट का कोर्स क्या है, लेवल सेकंड का कोर्स क्या है। तो मैं बता रहा हूँ आपकी जो भाषाएं हैं, भाषा फर्स्ट लेना है, भाषा सेकंड लेना है। तो अधिकतर जो बच्चे होते हैं, लगभग 99% बच्चे मान लीजिए हिंदी को फर्स्ट भाषा के रूप में लेके आते हैं। अब रही बात सेकंड भाषा के रूप में, जो हिंदी को जो फर्स्ट भाषा के रूप में लेंगे वो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, और जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं, जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं, वो अंग्रेजी को फर्स्ट भाषा के लेवल के रूप में लेते हैं। दोबारा सुनना आप, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जिन्होंने सीनियर क्लास है 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, वो फर्स्ट भाषा के रूप में हिंदी चुनते हैं। लेकिन जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे, जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो फर्स्ट भाषा के रूप में इंग्लिश का चयन करते हैं। अब रही भाषा सेकंड कौन सी लेंगे, तो अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है
तो भाषा सेकंड के रूप में वो संस्कृत लेता है। चाहे अंग्रेजी माध्यम का बच्चा है, भाषा सेकंड के रूप में वो संस्कृत का चयन करता है। तो कुल मिलाकर के भाषा जो संस्कृत भाषा है उसको सेकंड भाषा के रूप में दोनों माध्यम के विद्यार्थी चुनते हैं। तो अपनी जो भाषा है सेकंड भाषा के रूप में मान के लीजिए, हम जो आपको सिलेबस कराएंगे, जो कोर्स कराएंगे लेवल फर्स्ट का और लेवल सेकंड का, वो सेकंड भाषा के रूप में ही होगा। दूसरी चीज मैं फिर कहता हूं आपको कि 30 नंबर की जो आपका जो संस्कृत का पेपर होगा, 30 नंबर का संस्कृत का पेपर होगा, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ 25 से कम नंबर किसी के भी नहीं आ सकते हैं। जब बच्चा बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लेके आ सकता है तो रीट में 30 में से 30 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से 30 में से 30 नंबर एक के नहीं अनेकों के आ सकते हैं। और एक चीज जो हम यहाँ पर कोर्स करवाएंगे, जो मैं आपको क्लासें लूंगा, सभी क्लासें अपनी फ्री हैं, इसका कोई शुल्क नहीं है। हम इसीलिए कि संस्कृत को बढ़ावा मिले, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये संस्कृत भाषा हम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहते हैं ताकि वापस भारत विश्व गुरु की ओर चले। हमारा मकसद नहीं है पैसे कमाना, मकसद इतना ही है कि संस्कृत का ज़्यादा प्रसार हो, संस्कृत का ज़्यादा चारों तरफ फैले और वापस उसी विश्व गुरु की तरफ अपना भारत चले। अब दूसरी चीज कि जो हम रीट का कोर्स लेंगे, ये मैं कर रहा हूँ, मैं 1 महीने में नहीं कराऊंगा, 2 महीने में। कई बात कहते हैं कि साहब 1 महीने में हम रीट का कोर्स करवा देंगे या 2 महीने में करवा देंगे। क्यों, कहाँ भगने वाले हैं हम रीट का कोर्स करके, कहाँ भगेंगे भाई? अभी तो जनवरी चल रही है, जनवरी का एंड आएगा, फिर फरवरी पड़ी है, मार्च पड़ी, अप्रैल पड़ी और फिर मई एंड मान लीजिए, तो 4 महीने पड़े हैं। फिर आप 1 महीने में कोर्स करके कहाँ जाने वाले हैं? मैंने देखा अधिकतर मैंने YouTube पर कई ऐसे वीडियो देखे जहां पर क्लास में यही बोलते हैं कि हम आपका जो रीट का कोर्स संस्कृत का है ये 1 महीने में खत्म कर देंगे, हम 35 दिन में खत्म कर देंगे, हम 40 दिन में खत्म कर देंगे। क्यों कर देंगे? देखिए मैं बताऊं, हम चलेंगे लंबे रास्ते से। अपनी जो क्लासें होगी वो लगभग हर क्लास 40-50 मिनट से ज़्यादा होगी, लगभग 1-1.25 घंटे तक भी क्लास हो सकती है। कोई भी क्लास 30 मिनट की 35 मिनट की क्लास अपनी नहीं होगी। इसलिए क्लास ले सोच समझ के लिए आप आराम से, पूरी क्लासें होगी, पूरा कोर्स होगा, एक एक चीज होगी, बारीकी से हम चीज को समझेंगे, हम संस्कृत को रटेंगे नहीं। मैं रटने वाली चीज बोर्ड पे एक भी नहीं पढ़ाऊंगा। जितनी चीज पढ़ोगे आप रीट के सिलेबस की, वो सब आप अपने माइंड के अंदर लेके बैठोगे। अगर आपके 20 साल बाद भी आपको वो चीजें याद रहेगी। रटने वाली चीज बिल्कुल नहीं चलेगी। रटना अपना मकसद नहीं है, न रटाना मकसद है। आपको चीज समझनी है। आपने आज कोर्स कर लिया, मैंने आज संधि रटा दी, तो रटी हुई चीज तो आप फरवरी के अंदर वापस भूल जाओगे। रटी हुई चीज तो भूलते हैं, इसलिए रटना नहीं है, केवल समझना है। इसलिए अपना जो कोर्स है वो लंबा चलेगा। क्लासें होगी, हर क्लास के बीच के अंदर डेली वाली कोई क्लास नहीं है। हर क्लास के बीच के अंदर कम से कम 3 या 4 दिन का गैप होगा ताकि आप उस एक क्लास को आराम से याद कर सके। जैसे मान लीजिए मैंने आपको संडे की क्लास ले ली बड़ी 1 घंटे की, तो फिर मंडे और ट्यूसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार मान लीजिए 3 दिन का गैप रहेगा ताकि आप संडे वाले क्लास को पूरी याद कर ले, उसको पूरा देख लें, ताकि आप बुधवार को बैठे तो क्लास में तैयार बैठे हैं। समझ रहे हैं आप? अपना जो कोर्स चलेगा अच्छा चलेगा, लंबा चलेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट रास्ते से कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। सफलता हमेशा लंबे रास्ते से, मेरा लंबे रास्ते पर विश्वास होता है। मेरा जो विश्वास है वो लंबे रास्ते पर ही है। मैं हर चीज को समझाऊंगा, कोई भी आपके डाउट नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में कोई भी अपवाद नहीं है। कोई डाउट नहीं आएगा, चाहे वो संधि हो, चाहे वो समास हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो। जो नई चीज जुड़ी है वो चीज बिल्कुल ही सरल है। 10th क्लास के बच्चे उस चीज को आराम से करते हैं, हंसते खेलते करते हैं। आप 10 से बड़े हो, अगर आपने संस्कृत 10th क्लास तक पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, आपने 8th क्लास तक पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से क्लास के अंदर बैठिए, क्लास को समझना है, क्लास को रटना नहीं है, क्लास के साथ मजाक नहीं करना है। रीट का कोर्स है, हम रीट के लायक से करेंगे, चाहे वो कोई सा भी लेवल का क्यों नहीं हो, चाहे वो फर्स्ट का लेवल का क्यों नहीं हो, चाहे वो सेकंड लेवल का क्यों नहीं हो। हमारा मकसद है आपके पूरे मुझसे पूरे मार्क्स लेके आना। आपके नंबर पूरे आने चाहिए तो आएंगे, कोई संशय नहीं इसके अंदर। लेकिन आप जुड़िए क्लास से, क्लास से जुड़ना जरूरी है। आपने जितनी भी क्लासें देखी होगी आप देखिए, लेकिन उस क्लास को देखने के बाद एक बार केवल एक बार आप इस व्याकरण की क्लास को जरूर देखना। मैं कहता हूं आपको ये क्लास 21 लगेगी, पक्का दावा मेरा, ये क्लास आपको 21 लगेगी। हालांकि मेरे पहले अपने वीडियो डाले हुए हैं,
संधि के डाले हुए हैं, उपसर्ग के डाले, प्रत्यय के, वाचक के, सब वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए हैं, लेकिन वो केवल 10-12 लेवल के ही हैं। आपके जो वीडियो डलेंगे वो डलेंगे केवल रीट लेवल के। दूसरी चीज एक मैं और बता दूं, अपना मकसद कैसे रहेगा वो कोर्स करवाने का। जैसे मान लीजिए मैंने वर्ण विचार ले लिया आपके, तो वर्ण विचार लेने के बाद हम वर्ण विचार के ऑब्जेक्टिव लेंगे पहले। अधिकतर मैंने देखा है कि वर्ण विचार हो गया, संधि हो गई, पूरा कोर्स हो गया, अब हम ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, गलत है। वर्ण विचार होगा तो वर्ण विचार के ऑब्जेक्टिव आएंगे कम से कम 100, 150, 200। संधि होगी तो संधि के ऑब्जेक्टिव आएंगे, समास होगा तो समास के आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव भी हैं। प्रत्येक टॉपिक होगा, उस टॉपिक के बाद के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, पूरे होंगे लगभग। एपिसोड वाले पूरे प्रश्न हम लेंगे, जितने भी 100, 150, 300, 400 बनते हैं पूरे लेके चलेंगे, पूरे आपको बोर्ड में करवाए जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, क्लास को ध्यान से देखना है। और जब आपने एक बार क्लास देख ली वर्ण विचार की, तो वर्ण विचार के ऑब्जेक्टिव के अंदर आप आराम से सब ऑब्जेक्टिव को करते जाओगे। और दूसरे में फिर कर रहा हूं कि अपने जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये निश्चित है कि 99% ऑब्जेक्टिव आपके इस क्लास के अंदर मिल जाएंगे, पक्का है। मिलते हर साल मिलते हैं, इस साल मिल जाएंगे, पक्का मिलेंगे, देखना आप। तो क्लास से जुड़ना है, और जुड़ने के बाद पहले हम ये देख लेंगे हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है, हमारा सिलेबस क्या है, हमारा रीट का सिलेबस क्या है। हमारी जो आज मेन क्लास है वो मेन क्लास इसी चीज़ की है कि हम रीट का सिलेबस आपको बता दें पहले एक बार। तो रीट का सिलेबस देखने के लिए देखिए आप, योग्यता मैंने बता दी, लेवल फर्स्ट की योग्यता BSTC होती है, और लेवल सेकंड की योग्यता के लिए B.Ed करना अनिवार्य होता है। जो लेवल फर्स्ट है वो 1 से 5 तक के लिए होगा, और जो लेवल सेकंड है वो अभी गवर्नमेंट के अनुसार 6 से 8 तक के लिए होगा। बाकी जैसा आदेश कोर्ट से आता है उस प्रकार से। लेकिन जब संधि मान लीजिए हम कह रहे लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड संधि, अरे भाई संधि तो एक ही है। लेवल फर्स्ट के अंदर ए और ए क्या बनेगा, आ बनेगा, तो लेवल सेकंड में क्या बनेगा, आई तो बनेगा। ये थोड़ी है कि लेवल फर्स्ट के अंदर ए और ए तो बन गया आ, हम लेवल सेकंड पढ़ रहे हैं वहां ए और ए बन जाएगा ई, थोड़ी बन सकता है। जो ए और ए आ बन रहा था लेवल फर्स्ट में, वही ए और ए आ बनेगा लेवल सेकंड में। तो संधि कहीं पढ़ लो, संधि होती है। संधि का बहुत बड़ा विस्तार रूप है। अब बताओ जब 35 दिन में कोर्स कर रहा है, मैं कह रहा हूं संधि इतनी बड़ी है कि लगभग ज्यादा नहीं, कम से कम आपके 4-5 क्लास से ज्यादा मान लीजिए आप क्लास में संधि होगी। वो भी कब, जब 1.5 घंटे के वीडियो चलेंगे तब, केवल 7 क्लास के अंदर संधि मान के चलो आप। और संधि 7 भी क्या है, व्यंजन संधि के तो बहुत सारे भेद हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है। हमारा कोर्स लंबा चलेगा लेकिन पूरा होगा, इसलिए धीरे धीरे चलते रहिए। अपने ऑब्जेक्टिव हैं जो पेपर भी हम टाइम पे डालते रहेंगे, लेकिन पेपर कब आएंगे, कोर्स करने के बाद। पहले कोई पेपर नहीं है। हाँ, पहले पेपर कैसा आ रहा है, संबंधित टॉपिक का पेपर आ रहा है। हमने वाच्य कर लिया तो पूरे वाच्य के कम से कम 200 क्वेश्चन आ गए, वो पेपर हो गया वाच्य का। टॉपिक के पेपर जब पूरा कोर्स हो जाएगा, शिक्षण विधियां पूरी हो जाएगी, सब चीजें पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो टेस्ट होगा वो पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा। उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपके रीट के एग्जाम में आएंगे वैसे। तो आप निश्चिंत रहिए, कोर्स होगा, पूरा होगा, धीरे धीरे होगा और पक्का होगा। रटना चीज नहीं है, समझना चीज है। रटना कभी नहीं है, रटना और रटाना अपना कोई मकसद नहीं है। अपना मकसद है आपके दिमाग के अंदर वो चीज बैठाना जो बैठाएंगे, अगर आप मन से क्लास से जुड़ोगे तो पहले हम देखते हैं कि अपना पाठ्यक्रम क्या है। तो लेवल जो 6 से 8 का पाठ्यक्रम बता रहा हूं पहले में, क्योंकि जो 6 से 8 का पाठ्यक्रम है, इसी पाठ्यक्रम में अधिकतर बिंदु लेवल फर्स्ट में भी है। अधिकतर बिंदु लेवल फर्स्ट में भी ये बिंदु है जो सेकंड में है। बस फर्स्ट में 3-4 टॉपिक जुड़ और गए हैं, वो पूरा कराएंगे हम। तो देखिए पाठ्यक्रम के लिए लेवल 2 भाषा सेकंड के लिए बता रहा हूं मैं आपको। कक्षा 6 से 8 है, पाठ्यक्रम पूरा बताए जा रहे हैं। 2021 का पाठ्यक्रम है। लेवल कौन सा है, सेकंड, और भाषा कौन सी, सेकंड। मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट जो पहली भाषा है उसके रूप में हिंदी यूज लेते हैं कई, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो इंग्लिश लेते हैं, लेकिन सेकंड भाषा के रूप में संस्कृति लेते हैं। इसलिए ध्यान से देखना है हमें। अब देखो आप, पहला चीज क्या है, एक अपठित गद्यांश आएगा, उस पर आधारित व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे। देखिए कोई लिखित प्रश्न या ऑब्जेक्टिव के अलावा कोई भी 1 पंक्ति के उत्तर, 2 पंक्ति के उत्तर, 5 पंक्ति के उत्तर, ऐसे आपके रीट में नहीं आने वाले हैं। आपके रीट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, एक पहला अपठित गद्यांश आएगा। अब अपठित का मतलब हो सकता है आपने पढ़ लिया हो,
लेकिन रीट किसी भी गद्यांश को फेंकता नहीं है या रीट किसी गद्यांश देता नहीं है, भाई ये गद्यांश है इसलिए इसमें से देख लीजिए। रीट का सिलेबस इतना ही है कि एक अपठित गद्यांश। रीट की किसी भी कोई गवर्नमेंट की ऑथराइज कोई बुक नहीं है, भाई ये रीट की बुक है। रीट की बुक प्राइवेट पब्लिशर की होती है, प्राइवेट किताबें रीट की खूब मिल रही है मार्केट के अंदर, उनमें से एक अपठित गद्यांश आएगा। अपठित गद्यांश का मतलब पैराग्राफ वाला जो गद्यांश है, पूरा एक गद्यांश आएगा, उस गद्यांश में से अंडरलाइन भी की होगी। इस अंडरलाइन आ गई कि अंडरलाइन के पहले जो अंडरलाइन दी हुई है उसकी संधि कीजिए, या उस अंडरलाइन शब्द का समास बनाइए, या अंडरलाइन बड़ी दे दी तो उसका वाच्य बनाइए। तो क्या क्या प्रश्न आ रहा है देखो आप। एक अपठित गद्यांश पर आधारित व्याकरण संबंधी प्रश्न है, उसमें क्या पूछ रहा है? शब्द रूप। क्या पूछ रहा है? शब्द रूप। जैसे मान लीजिए किसी गद्यांश में आ गया कि प्रतापस्य पुण्य भूमि, क्या आ गया? प्रतापस्य पुण्य भूमि। अब प्रतापस्य के नीचे अंडरलाइन कर दी कि बताइए प्रतापस्य में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। ये क्या बन गया? शब्द रूप। प्रतापस्य में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो प्रतापस्य में षष्ठी विभक्ति होती है और एक वचन होता है। इस प्रकार के संज्ञा शब्दों के प्रश्न और सर्वनाम शब्दों के प्रश्न, तो संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द हम विस्तार से करेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, रटने वाली चीज करेंगे नहीं, समझने वाली चीज करेंगे और समझेंगे भी। अगली चीज क्या है? धातु रूप। धातु का मतलब क्रिया रूप। तो धातु रूप आ गया, जितने लकार बनते हैं उनसे तो धातु रूप पूछेगा। मान लीजिए एक आगे गमिष्यति, तो गमिष्यति में कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, तो गमिष्यति के अंदर गम धातु होती है, लिट लकार होता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव बना करके दे दिए जाएंगे, जो हम आपको टॉपिक होने के बाद पढ़ाएंगे। अगली चीज क्या आ रही है इसमें? कारक। क्या रहा है? कारक आ रहा है। कारक कितने, कारक की भी देखिए आप, मैंने कई क्लासेस सुनी ऐसी कि कारक के अंदर मतभेद हो रहा है, कोई बता रहे 6, कोई बता रहे 7, कोई बता रहे 8, मतलब उनके बाद में ऑथेंटिक कारक की प्रकार ही नहीं है। अरे भाई क्लास लेने चले हैं तो कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पहले पढ़ने में मेरी ये सोच है कि पढ़ाने के पहले खुद को पढ़ना पड़ता है। जो खुद पढ़ करके पढ़ाता है वो अच्छा शिक्षक होता है। इसलिए मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ, आपकी 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ या आपकी 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 5 घंटे पहले पढ़ना होगा। अगर मैंने 5 घंटे पढ़ करके आपके 1 घंटे की क्लास ली है तो क्लास सक्सेस होगी। अब मैं घूमता चला रहा हूँ, आकर के मैंने वीडियो बना दिया, ऐसे वीडियो बना दिया, तो वो तो एक टाइम पास का वीडियो सा हो गया। क्लास लेनी ऑथेंटिक। आगे विभक्तियां कितनी होती है? 7, ठीक है ना। तो विभक्तियां, कारक कितने होते हैं? बिल्कुल पूरा पढ़ेंगे। विभक्तियां, उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग कितने, संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय की संख्या निश्चित नहीं होती है। अब कईयों को पता ही नहीं है प्रत्यय जो शब्दों के लगते हैं क्या कहलाते हैं, कोई धातु के लगता है क्या कहलाता है। इनकी परिभाषाएं अभी तक किसी ने सही बनाई नहीं। आपको ऐसी परिभाषा दी जाएगी कि आप खुद देख के बोलोगे कि वास्तव में ये जो परिभाषा बताइए बिल्कुल सही परिभाषा यही है। पक्का करो मैं, चाहे आप जो अपना अगला वीडियो आएगा 1-2 दिन बाद में आएगा, आप तब उसके पहले चाहे दूसरा प्रत्यय पढ़ के देख लीजिए वो क्या परिभाषाएं बता रहे हैं। संधि, इसमें संधि दी भी नहीं है कि स्वर संधि आएगी, व्यंजन संधि आएगी, विसर्ग संधि आएगी, या कईयों को पता ही नहीं संधि कितनी होती है। संधि वैसे 5 प्रकार की होती है। आज तक लोगों ने 3 संधि सुनी है। हाँ, 5 कहाँ काम आती है ये बात अगली है। होती संधि 5 ही है, लेकिन 5 संधि कहाँ काम आती है ये बात दूसरी है। 3 संधियां कहाँ तक चलती है ये बात अलग होती है। अब संधि 3 है इसमें, जब दिया नहीं संधि कौन सी आने, इसका मतलब संधि कौन सी आएगी? पूरी संधि आएगी। फिर क्या है? समास, पूरे समास है। लकार है, लकार केवल 5 ही बताए आपके। लकार कितने बताए? 5 लकार बताए हैं। लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार, 5 लकारों का प्रयोग करेंगे हम। सर्वनाम शब्द आ गए, विशेषण और विशेष्य आ गए। इसके बाद में क्या है? लिंग अवयव पर आधारित प्रश्न है। अवयव भी आएंगे, क्या आएंगे? अवयव आएंगे। अवयव की परिभाषा भी क्या होगी हम क्लास के अंदर चर्चा करेंगे इसके बारे में। अगला चीज क्या है? अगला जो टॉपिक होगा एक अपठित पद्यांश। एक क्या आ रहा है? एक अपठित पद्यांश भी आ रहा है। पद्यांश का मतलब होता है श्लोक। एक अपठित पद्यांश या एक श्लोक आएगा। श्लोक पर आधारित क्या होगा? संधि। तो यहां पर क्या हो रहा है? संधि। तो यहां पर क्या हो रही है? संधि। बात तो एक ही है। यहां पर क्या हो रहा है? समास। तो यहां पर क्या हो रहा है? समास। बात तो एक ही है।
भ्रम करने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए कि पहला प्रश्न में संधि दूसरी आ गई, दूसरे प्रश्न में संधि दूसरी आ गई, संधि वही है, संधि वही होगी। फिर क्या रहा है, कारक, कारक के बाद प्रत्यय, प्रत्यय के बाद में छंद। ये छंद नया जोड़ा गया है, तो ये छंद नया सिलेबस जोड़ा है, छंद। छंद के बाद क्या रहा है, लकार संबंधी प्रश्न, लकार संबंधी प्रश्न आ गया, विशेषण और विशेष्य आ गया, लिंग संबंधी प्रश्न आ गए, और जो आपका श्लोक आएगा या जो पद्य आएगा वो कहां से उठ के आएगा, कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 8 तक की जो बुक है 2020 की, 2020 सब्जेक्ट में 2020 साल की, 2020 जो सत्र चल रहा है गवर्नमेंट वाला, उसके अनुसार कक्षा 6 से 8 तक की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी वाली हैं उसमें से एक श्लोक आएगा या उसमें से एक पद्यांश, पद्यांश का मतलब श्लोक ही मानिए आप, उसमें से एक श्लोक आएगा। 6 से 8 तक की फिक्स हो गया चीज। वो भी कौन सा आएगा, राजस्थान कला संस्कृति का पाठ होगा, वो होगा। तो आप देख लीजिए कक्षा 6 से 8 के अंदर इतने तो मुश्किल से 5 या 6 पाठ होंगे जो राजस्थान संस्कृति से जुड़े होंगे, या मुश्किल से 3 या 4 पाठ मान लो आप, केवल 4 या 5 पाठ होंगे जो राजस्थान के दिए हुए हैं। उन 4 या 5 पाठों में से आने वाले हैं, ये आपको करवाएंगे हम। तो कौन सा आएगा और कैसे आएगा और कैसे बनेगा, इतना बता दिया गया है। इतनी बड़ी चीज बता दी गई आपको कि ये श्लोक या पद्यांश कहां से आएगा, कक्षा 6 की, 7 की या 8 की जो संस्कृत की बुक है एनसीईआरटी वाली, उन 5 या 6 पाठों में से एक श्लोक निकल के आएगा जिसके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली चीज क्या है, संस्कृत अनुवाद आएगा। क्या आएगा, संस्कृत अनुवाद करना नहीं है, अनुवाद तो किया आएगा कि इस वाक्य का राम पुस्तक पढ़ता है, 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए, तो उसका अनुवाद कौन सा होगा वो लिखना है, तो अनुवाद भी करना है। अनुवाद कब आएगा, जब हम संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, लकार पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, तब जाके मेरी संस्कृत अनुवाद वाली चीज आएगी। डायरेक्ट हम संस्कृत अनुवाद पढ़ ही नहीं सकते। जब हमें नाउन आएगा, प्रोनाउन आ रहा है, हमें टेंस आ रहा है, उसके बाद इंग्लिश के वर्ड बना सकते हैं, इंग्लिश के वाक्य सेंटेंस बना सकते हैं। तो यही चीज इस संस्कृत में भी होती है। जब हमें संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और काल, ये तीनों पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कारक, ये व्यक्तियों का प्रयोग, उसके बाद हम संस्कृत का सेंटेंस, संस्कृत के वाक्य बना सकते हैं। फिर क्या रहा है, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, स्वरों के और व्यंजनों के उच्चारण स्थान, तो कुल मिलाकर के हम बोल देते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में आएंगे। वाच्य परिवर्तन सबसे अच्छा टॉपिक है ये, वाच्य परिवर्तन बिल्कुल सरल चीज है, बिल्कुल ही सरल है वाच्य परिवर्तन। अशुद्धि संशोधन कब आएगा, जब लकार, अशुद्धियां कैसी, लकारों की अशुद्धियां, विभक्तियों की अशुद्धियां, कारक की अशुद्धियां, समास की अशुद्धियां, लिंग संबंधी अशुद्धियां, ये अंतिम टॉपिकों में चल रहा है। फिर आ रहा है सुक्ति, वही बात, कक्षा 6 से 8 तक के पाठों में से एक सुक्ति निकल के आएगी। उस सुक्ति में हो सकता है एक पद खालिस्तान दे दे कि बताइए इस खालिस्तान वाला जो पद दिया गया है ये ऑप्शन में कौन सा है, सत्यमेव, फिर आ गया जयते या सत्यम, फिर ले लिया खालिस्तान दे सुंदरम, सत्यम आ गया, खालिस्तान आ गया, सुंदरम, तो क्या बच गया, शिवम। तो 4 ऑप्शन में देते, शिवम किसी न किसी में डाल देंगे, तो वह सुक्ति क्या बन जाएगी, सत्यम, शिवम, सुंदरम। इस प्रकार से एक सुक्ति भी निकल के आएगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। संस्कृत शिक्षण विधिया में क्या आएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा की शिक्षण विधि, संस्कृत को सीखने के लिए, संस्कृत को पढ़ाने के लिए, संस्कृत के प्रति प्रेरित करने के लिए हमें कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए ताकि बच्चों को संस्कृत भाषा सरल लगे। तो संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, इसके सिद्धांत कौन कौन से होने चाहिए। फिर आगे अभिरुचि प्रश्न, अभिरुचि का मतलब बच्चों में रुचि पैदा करना, दबाव से नहीं पढ़ाना, बच्चों में रुचि प्रदान करना, रुचि प्राप्त करना। संस्कृत भाषा कौशल विकास, तो संस्कृत भाषा कौशल विकास का मतलब गया कि संस्कृत बच्चों के अंदर किस प्रकार से इस भाषा के प्रति विकास उत्पन्न किया जाए, कुशलता प्राप्त की जा सके, उनमें किस प्रकार कुशलता ला सकें। इन सब प्रकार की बातें किस में आएगी, संस्कृत भाषा कौशल में आएगी। संस्कृत शिक्षण अधिगम स्थान साधन, संस्कृत अधिगम साधन अर्थात हमें किन किन माध्यम से, किन किन तरीकों से, किस उपाय से संस्कृत बच्चों को पढ़ाई जा सके ताकि उनको और सरल लगे। संप्रेषण साधन और पुस्तकें, ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, शिक्षण विधियों में आ रहा है। फिर क्या आ गया, संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन, कि
मूल्यांकन की कितनी विधियां होती है? लिखित, मौखिक, सतत और उपचारात्मक शिक्षण। तो मूल्यांकन भी लिखित मूल्यांकन मान लीजिए, मौखिक मूल्यांकन मान लीजिए, सतत मूल्यांकन लगातार हो गया, उच्चारण, और ये आगे आपके उपचारात्मक शिक्षण। तो कुल मिलाकर के ये आपका लेवल है। अब लेवल फर्स्ट के अंदर क्या चीज जोड़ी गई है? एक तो समय ज्ञान, घड़ी, समय देखना, सुन ला अब, बाकी लेवल यही है। फर्स्ट लेवल में चीजें सबकी सब यही चीजें हैं, कोई चीज नहीं है। अब जो लेवल फर्स्ट का है उसके अंदर एक तो अलंकार जोड़ दिया गया है, अलंकार के अलावा समय ज्ञान जोड़ दिया गया है और एक संख्या ज्ञान जोड़ दिया गया है। बस इतना ही जोड़ा है। अलंकार जोड़ दिया, महेश्वर सूत्र एक क्या जोड़ा है? माहेश्वर सूत्र जोड़ दिया। भाई साहब अगर हमें संधि पढ़नी है, वर्ण विचार पढ़ना है, तो उन वर्ण विचारों में महेश्वर सूत्र तो आएगा। इस बार आपके महेश्वर सूत्र से संबंधित प्रश्न भी आएंगे रीट में, तो हम महेश्वर सूत्र भी पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ण विचार तो उससे बढ़ने वाले हैं। पर अगर हम संधि पढ़ेंगे तो बिना महेश्वर सूत्र के संधि पढ़ ही नहीं सकते। आज तक क्लासों के अंदर संधि पढ़ा दी, ए और आ होता है, ये क्यों होता है, कहाँ लिखा हुआ है किताबों में? किसने लिखा? उन्होंने लिखा था। उनको पूछो किसने लिखा था? उन्होंने लिखा था। ऐसी नहीं है, ऑथेंटिक चीज है कि ए और ए आ क्यों होता है ये बताएंगे। इसके लिए हमें महेश्वर सूत्र पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार की पूरी क्लासें आपके सामने लाई जाएगी। तो आप तैयार रहें। आपका जो पाठ्यक्रम है इतना बड़ा पाठ्यक्रम नहीं है, आराम से होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। पाठ्यक्रम को खींचा नहीं जाएगा, बिल्कुल हर चीज टॉपिक वाइज बताई जाएगी, समझाई जाएगी और आपके दिमाग के अंदर फिट बैठाई जाएगी कि ये चीज ये होती है तो यही होती है, ताकि इस चीज को अगर आप 10 साल बाद भी अगर देखोगे वही मिलेगी, आपके दिमाग के अंदर मिलेगी। जब आज के 20 साल 30 साल 40 साल बाद जब पोते पोती होंगे तब भी आप उनको बता सकते हो कि हमने ये क्लास ली थी वहां से, और वहां पर हमें सर ने बताया था कि ए और ए आ होता है तो कैसे होता है। ऐसे नहीं होता कि ए और आ वहां लिखा हुआ इसलिए होता है, पूरा सिद्ध करके बताओगे कि इस प्रकार के होता है। इस प्रकार की पूरी क्लासें आपके सामने ली जाएगी, लेकिन आराम के साथ। भागादौड़ी बिल्कुल नहीं है, कोर्स लंबा है, मई तक का टाइम पड़ा है, तो आराम से अप्रैल तक कोर्स हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा कोर्स। भगने वाले बिल्कुल नहीं कि 35 दिन में कोर्स करा देंगे, 40 में करा देंगे, 50 में करा देंगे, बिल्कुल नहीं। आराम से धीरे धीरे होगा। 3-3 4-4 दिन का गैप होगा हर क्लास में, ताकि आप उस चीज को रिवीजन कर सके, देख सके बार बार। क्लियर है? आराम से मिलेंगे, अच्छी क्लास के साथ मिलेंगे। जल्दी आपके सामने पहला वीडियो क्लास का बन के आएगा, और वो कौन सा वीडियो आएगा? वर्ण विचार। सबसे पहला वीडियो वर्ण विचार, क्योंकि शुरुआत ही वर्णों से होती है। वर्ण होंगे, टॉपिक किस प्रकार चलेगा, ये नहीं सीधे हम संधि ले लेंगे या सीधा हम समास ले लेंगे। कैसे ले लेंगे संधि? जब हमने वर्ण पढ़ा ही नहीं, हमने महेश्वर सूत्र पढ़ा ही नहीं, हमने प्रत्याहार पढ़े ही नहीं, तो हम संधि कहां से ले सकते हैं? प्रत्येक टॉपिक वाइज चलेगा, एक के बाद में 2 आएगा, तो पहले हम एक को पढ़ेंगे, 2 को बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आराम से जुड़े रहिए आप, और शीघ्र ही जो वीडियो आने वाला है, अगली क्लास आने वाली है, वो वर्ण विचार की होगी। अच्छी क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी विचार हैं हमें भेजते रहिए। हमारी क्लास कैसे लगे कैसे नहीं लगे इसका भी आप जरूर बताइए, हम उसमें और सुधार कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, सुधार आपके तरफ से भी आ सकते हैं। पूरा सहयोग आप हमसे कीजिए, हम आपका पूरा सहयोग, पूरी चीजें आपके सामने ला के देंगे। क्लियर है? नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।